हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं भी सामाजिक सेवा में इंटरेस्ट रखती हूँ और मैंने भी कई ऐसी महिलाओं की हेल्प करी है, बट मुझे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था। लेकिन जब मैं आपके पास आई तो मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला जहाँ से मुझे लगा कि मैं लोगों की और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकती हूँ। सो सर, पिछली वीडियो में जो आपने बताया था कि डाइवोर्स क्यों हो रहे हैं, सो सर जब ये लोगों तक ये मैसेज कन्वे हुआ, इससे और सवाल आए। इससे सवाल ये उठा कि जो डाइवोर्स हो रहे हैं, अब इनको रोकने का तरीका क्या है। जो मैरिज हो रही हैं नाउ दीज डेज, इनको कैसे सक्सेसफुल बनाया जाए, और ये एक लड़के को या एक लड़की को शादी करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, किन चीज़ों को प्रायोरिटीज देनी चाहिए और किन चीज़ों को नहीं देनी चाहिए। तो सर, मैं ये चाहूंगी आप अपना ओपिनियन इस बारे में दें। प्रियंका जी बैठ जाइए। थैंक यू सर। तो जब से ये वीडियो बना है तब से आपका डिस्कशन इस वीडियो पे चल रहा है। शायद लोगों से आप बातचीत कर रहे होंगे तभी इस तरह के सवाल आप ले आ रहे हैं। आज का आपका सवाल है कि मतलब डाइवोर्स ना हो इसके लिए शादी करते समय हमें क्या क्या ख्याल रखना चाहिए, ऐसा। तो इसके तो अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं, ये जरूरी नहीं है कि हमारा जो ओपिनियन है वो बहुत लागू ही होता है। लेकिन आपने मेरे से अपने विचार को पूछा तो मैं विचार ही बता रहा हूं, जो मेरा भी एक सोशल सर्वे है उस आधार पे। पहली चीज तो आप ये समझ लो कि शादी के पूरे ग्राउंड को आप समझिए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि इस वीडियो को इसके बिना ये वीडियो देखेंगे और पूरा वीडियो देखेंगे तो शायद ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो आपके परिवार के लिए भी हो सकता है, आपके रिलेशन में भी हो सकता है, या आप इस वीडियो के माध्यम से अगर वीडियो समझ में आता है तो आप लोगों की भी हेल्प कर सकते हैं। तो प्रियंका जी, पहले तो आप ये समझ लो कि पहले शादी कैसे होती थी। बहुत सारे रूपांतर हुए हैं, बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं समय के हिसाब से। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम पहले की तरह ही कर रहे हैं। तो हमारा जो करने का स्टाइल है वो पहले की तरह है, लेकिन जो उस करने में पात्र है वो पहले की तरह नहीं बचे, पहले की तरह नहीं रहे। अब पहले तो हम ये चर्चा कर लेते हैं कि पहले क्या था जो अब नहीं है। पहले 13 साल से लेकर के 18 साल तक की उम्र में लोगों की शादी हो जाती थी। लेकिन पहले शादी नहीं होती थी, पहले शुभ विवाह होता था। कितने दिन का होता था? 3 से 4 दिन का होता था। यानी बारात जाती थी तो 3 दिन बाद वापस आती थी। वो होता था शुभ विवाह। फिर थोड़ा सा बदलाव आया, विवाह होने लगा, यानी शुभ उसमें से गायब हो गया, केवल विवाह बचा। फिर विवाह भी गायब हो गया, शादी होने लगी। शादी उर्दू शब्द है जो हमारे यहां नहीं होती थी। हिंदू धर्म में शादी नहीं होती थी, मुस्लिम धर्म में होती थी शादी। तो पहला तो ग्राउंड ये है कि अगर शादी होगी तो संविधान में भी शादी जो जिक्र किया गया है वो मुस्लिम के यहां शादी की जाती है, और शादी में कानूनी रूप से तलाक है। शादी अगर होगी तो मुस्लिम के यहां शादी होती है, मुस्लिम धर्म में शादी होती है, तो उनके यहां तलाक का प्रावधान था। और उस शादी को अगर हमने अपने धर्म में ले लिया तो तलाक भी लेना पड़ेगा, तलाक होंगे। अब देखना क्या है, शादी और शुभ विवाह
में डिफरेंस क्या है और विवाह में डिफरेंस क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। शुभ विवाह 3-4 दिन का होता था और विवाह 2 दिन का। विवाह में शाम को बारात पहुंचती है, रात भर रहती है, सुबह विदाई कराती है, खा पी करके चली आती है। शुभ विवाह में क्या होता था, शुभ विवाह में एक दिन बारात रुकेगी, यानी पूरे समाज को पता चल जाता किसी के यहाँ शादी हो रही है और पूरा परिवार एकजुट हो करके उस बारात की सेवा में लग जाता था। यानी कि एक पारिवारिक रूप से जोड़ने का वो टाइम था, जुड़ने और जोड़ने का टाइम था। तो 3 दिन 4 दिन। और दूसरी चीज, विवाह क्या है, शुभ विवाह क्या है, एक कर्म पूजा है, एक ऐसा बंधन है जो संस्कारों से, जो मंत्रों के उच्चारण से उस रिश्ते को जोड़ा जाता है, जो अलग अलग खून के हैं, जो अलग अलग परिवार के हैं, उनको उस परिवार में जोड़ना संभव नहीं है। इसलिए वो सारे रीत रिवाजों से, मंत्रोच्चारण से, विधि से, कर्म पूजा से उनको उनके साथ जोड़ा जाता था। तो वो जो मंत्रों का उच्चारण था, वो जो टाइम था, वो जो विधि थी, वो जो उत्सव के रूप में मनाया जाता था, उसकी वजह से वो शुभ विवाह कहलाता था। और उस 3 दिन के कर्म पूजा में उस लड़की को ये बताया जाता था, ये आपके पति देव हैं, ये आपके स्वामी हैं। स्वामी मीन्स मालिक होता है, स्वामी मीन्स ईश्वर होता है, स्वामी वर्ड इस्तेमाल होता था। समझ में आ गया? स्वामी से पति देव पर आए, पति देव से पति पे आए, पति से हस्बैंड पे आए, हस्बैंड से हॉबी पे आए। ये जो बदलाव आपको देखने को मिल रहे हैं, अच्छा ये जो बदलाव है, आप ये कहते हो कि इससे कोई मतलब तो है नहीं। अगर हम पति को पति ही मानते हैं, पति देव ही मानते हैं, स्वामी ही मानते हैं, तो कहने को कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते। मंत्र उच्चारण जब होता है तो वही मंत्र उच्चारण होता है जिस मंत्र की आवश्यकता होती है। अंदर से मान लो कि हमें हनुमान जी की पूजा करनी है, राम की पूजा करनी है, और मंत्र आप किसी राक्षस का पढ़ रहे हो, मंत्र आप किसी और देवी देवता का पढ़ रहे हो, तो जो सामने प्रतिमा आपके है, अगर उसका मंत्र नहीं पढ़ेंगे तो आपका मंत्र कहीं और जा रहा है, तो उनसे बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। जो सामने है, जो सामने आपको उसी का मंत्र उच्चारण करना पड़ेगा। यानी कि कहने की जो मीनिंग है, अगर स्वामी आप कहते हो अपने पति को, पति देव कहते हो, पति कहते हो, अब आप गौर करिए कि अगर कोई स्त्री अपने हस्बैंड को स्वामी कहती है, तो स्वामी का मतलब हो गया कि हस्बैंड ये समझ लेता है कि हमारी जिम्मेदारी है ये बीवी, क्योंकि हमको मालिक कह रही है। यानी खाने का, पीने का और इसको खुश रखने का हमारा एक बहुत बड़ा दायित्व है, हमारी एक जिम्मेदारी है। वो वर्ड ही इस जिम्मेदारी को प्रदर्शित कर रहा है। लेकिन आज की जो मीनिंग है हॉबी का क्या मतलब हुआ, इसमें क्या मतलब समझ में आता है? हस्बैंड की मीनिंग क्या हो सकती है? वर्ड, जब कोई भी शब्द आप बोलते हो तो उसके पीछे एक भाव होता है, वो भाव हमारे अंदर आता है, वो भाव हमारे भी अंदर आता है, जिसको बोलते हैं उसके भी अंदर आता है। अब आप अपने पति को बोलो हॉबी, तो इससे आपके अंदर क्या भाव पैदा हुआ महसूस करिए, और आपके हस्बैंड के अंदर, आपके पति के अंदर, आपके स्वामी के अंदर क्या पैदा हुआ जरा वो भी महसूस, उनसे पूछिए क्या महसूस हुआ। इसकी तो कोई मीनिंग ही नहीं है। मीनिंगलेस आप रिलेशन बना रहे हो, मीनिंगलेस आप कम्युनिकेशन बना रहे हो, तो रिजल्ट जैसा मीनिंग होगी, जैसा वर्ड होगा, वैसा ही रिजल्ट आएगा। क्यों? जब उस वर्ड की कोई मीनिंग ही नहीं क्लियर हो रही है, तो रिजल्ट की भी मीनिंग क्लियर नहीं होगी। आप जान ही नहीं पाओगे कि तलाक क्यों हो रहे हैं, आप जान ही नहीं पाओगे कि हमारे पति को हमसे चाहिए क्या, क्योंकि क्रमबद्ध तरीके से जो शब्दावली है, जो उच्चारण होने चाहिए, वो हो ही नहीं रहे। और जैसे हमारे शब्द होते हैं वैसा हमारा डिवोशन हो जाता है।
स्वामी स्वामी स्वामी, अगर पति देव को स्वामी स्वामी आप कहते रहोगे तो आपके भाव धीरे धीरे बदल जाएंगे, डिवोशन आपके चेंज हो जाएंगे। और उस प्रतिबिंब का, जिसको आप स्वामी बोल रहे हो, वो पर्सन भी इस तरीके से आपको डिलीवर करने लगेगा चीजों को कि मैं आपका मालिक ही हूं। यानी आपके दुख सुख का ख्याल रखना, 10 बार आपको फोन करना, आपके बारे में जानना, आपके कपड़े लत्ते जूते खाने पीने का ख्याल रखना, आपको अपने साथ रिलेशन में कहीं ले जाना, ये सारा काम स्वामी करता है, मालिक करता है, जिसके अंडर में जिसके साथ आप हो, जिसकी आशा में आप हो, जिसकी उम्मीदों पे आप हो, जिसके आधार पे आप अपने घर से आए हुए हो। तो ये वर्ड ही पर्याप्त है इस बात को बताने के लिए, इस बात का भाव पैदा करने के लिए उस आदमी के अंदर कि मैं आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी हूं, सेवा के लिए, खुश रखने के लिए, और एक पत्नी के रूप में, स्वामिनी के रूप में जो हमसे हो पाएगा वो मैं सारा काम कर रही हूं, सारी चीजें कर रही हूं। तो शब्दों से भाव पैदा होता है। अब आज का जो टेस्ट है उसमें कोई भाव नहीं है, उस शब्द की मीनिंग ही नहीं है, भाव तो बहुत दूर की बात है। अब और आगे बढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि पहला तो हमने जिसके साथ हमें जीवन यापन करना है उसकी शब्दावली ही हमने बदल ली है। तो जब शब्द नहीं तो भाव नहीं, अभाव नहीं तो भविष्य नहीं, जब भाव नहीं तो भविष्य नहीं। अब दूसरे स्टेप पे बात करें तो शादी, न शादी बोलना चाहिए न शादी लिखना चाहिए, कार्ड में न शादी लिखना चाहिए और ना ही शादी बोलना चाहिए। अगर शादी बोलेंगे और शादी लिखेंगे तो तलाक की संभावना तो आपने पहले ही बना ली शब्दों के द्वारा। दूसरी चीज, कम से कम शुभ विवाह और विवाह, शुभ विवाह अगर नहीं कर पा रहे तो विवाह तो करना ही चाहिए। मतलब 2 दिन का वो शादी प्रोग्राम होना चाहिए। आज क्या है, आज अब वो शादी भी नहीं बची है, अब मैरिज हो गया है। अब तो शादी भी खत्म हो रही है, मैरिज पे आ गए। यानी कि मैरिज का मतलब इंग्लिश मीडियम शादी, इंग्लिश मीडियम शादी, इंग्लिश मीडियम विवाह, कुछ भी कह सकते हो। वो एक एग्रीमेंट हो रहा है, शादी तो एग्रीमेंट ही है। मैरिज में क्या हो रहा है, मैरिज में केवल हाँ बोलने की जरूरत नहीं, शादी में तब भी एक शर्त यह है कि आप इनके साथ एग्रीमेंट के आधार पे जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, यस या नो। शादी में ये होता है, मुस्लिम धर्म में ये वहां पे होता है। तो ये दोनों पक्ष से पूछा जाता है, तब भी ठीक है कि वहां पूछा जा रहा है। मैरिज में क्या हो रहा है, पूछ लिया गया है सब पहले ही, अब तुम जानो केवल हमको कि हम पति पत्नी हैं बस। यानी समाज के सामने इस बात की कोई बातचीत नहीं हो रही है कि हम इनको स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। दोनों पक्ष इस बात की कोई चर्चा नहीं हो रही है। केवल ये हो रहा है कि वहां पे मैरिज है, एक प्रोग्राम है, 50 लोग कोट पैंट में आएंगे, खाएंगे और चले जाएंगे। नाम पड़ा वो ये भी नहीं बता पाएंगे किसके शादी में गए थे। हो सकता है आदमी का नाम बता दें, पत्नी का नाम, लड़की का नाम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो सेलिब्रेट करने आ रहे हैं उस प्रोग्राम को जो आपने बनाया है, पकवान जो आपने जगह बनाई है। डांस कर लेंगे, खा पी लेंगे, चले जाएंगे। पहले के लोग क्या करते थे, जो भीड़ आती थी, जो बाराती होते थे, वो अपना आशीर्वाद देते थे। आशीर्वाद का मतलब यही नहीं हो केवल आशीर्वाद, कोई भगवान थोड़े हैं। लेकिन जब भी कभी इस तरीके की समस्या आती थी शादी से रिलेटेड, विवाह से रिलेटेड, तो होता क्या था, तो गांव वाले जो बुजुर्ग लोग होते थे, जो सीनियर मोस्ट होते थे, वो आते थे और वो समझाते थे, चीजें बिगड़ने नहीं पाती थी। परिवार भी इकट्ठा होकर के आपस में बात कर लेता था, चीजें खत्म हो जाती थी। यानी कि डाइवोर्स तक मामला पहुंचता ही नहीं था। वो ऐसा आशीर्वाद था। आज किसी को मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो बताते ही हैं कि ये तो 10 साल पहले से रिलेशन में है, 10 साल पहले से रिलेशन में है, तो इसमें हम कौन सा आशीर्वाद दें? क्या करें? खाओ पियो चलो अपने घर, इसमें क्या समझना समझाना है?
लड़की किस कास्ट की है, लड़का किस कास्ट का है, दोनों किस नेचर के हैं, कौन पूछे? जब 10 साल पहले से आप रिलेशन में हो तो कौन पूछेगा? इतनी किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि 10 साल के रिलेशन में रहते हुए बंदे से ये पूछा जाए कि आप किस कास्ट के हो और इस लड़की को क्यों पसंद किया है। तो पूछोगे तो क्या समझ में आएगा? हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, इस आधार पे मैरिज हो रही है। बात समझ में आ गई? तो ये जो चीजें आपको खुद देखने को मिल रही हैं, इससे रिश्ते नहीं चलेंगे, इससे केवल सेलिब्रेशन चलेंगे, प्रोग्राम होते रहेंगे, आपके पास जो पैसे हैं वो खर्च करते रहेंगे, और ये धीरे धीरे ऐसे ही चलेगा और तलाक की स्थितियां बढ़ती जाएंगी। लेकिन आपका सवाल है कि कैसे रोका जाए? तो रोकने का तो पहला ग्राउंड ये है कि जितने लोग शादी कर रहे हैं उनको ये जानकारी देना है कि शादी किया है तो तलाक की तैयारी में रहिए। शादी का जो दूसरा शब्द है, निगेटिव शब्द, वो तलाक ही है, ऐसा मेंशन है। शादी मुस्लिम धर्म में होती, वहां तलाक होता है, और आपने भी शादी किया है तो तलाक होगा। तो पहली चीज तो शादी शब्द से हमें बचना चाहिए। शुभ विवाह या विवाह की बात करें, पहला ग्राउंड ये है। और विवाह शुभ विवाह की जो कंडीशन होती है उसको समझें, जो हमारे कल्चर में है। पहला तो यह है कि पहले का समय कुछ और था, आज का समय कुछ और है। पहले का समय था कि 14 साल की उम्र में शादी हो जाती थी तो पंडित को बुला करके पूछा जाता था दोनों पक्षों का कि आप इनका गुण मैच कराइए, देखिए कितना बनता है। यानी पहले गुण के आधार पे शादी कर दी जाती थी। क्यों? क्योंकि चाहे वर पक्ष हो चाहे कन्या पक्ष हो, वो पूरी तरीके से मानसिक रूप से मेच्योर नहीं होते थे, तो गुण के हिसाब से ये माना जाता था कि इन दोनों के सेम गुण हैं, तो अगर इसको घर पे बुलाया जाएगा और अपनी चीजें सिखाई जाएंगी, यहाँ की चीजें सिखाई जाएंगी, तो गुण मैच कर रहा है, चीजें मैच हो जाएंगी, यहाँ की चीजें ये अडॉप्ट कर लेगी, सीख लेगी। इस आधार पर शादी हो जाती थी। अभी क्या है, अभी सीधा डबल हो गया। 16 साल की उम्र की शादी 32 साल में हो रही है। तो 16 साल पे जब शादी होती थी तो वो अनमेच्योर होती थी लड़की, और लड़का भी उतना मेच्योर नहीं होता था। तो उसको सिखाया जा सकता है, जिसकी मेमोरी ब्लैंक है या जिसकी मेमोरी केवल आधी ही भरी हुई है, जिसकी मेमोरी कार्ड में आधा ही भरा हुआ है, अभी आधा खाली है, उसमें आधी चीजें अपनी डाली जा सकती हैं। मतलब समझ में आ रहा है? यानी 16 साल के बच्चे में मेमोरी कार्ड फुल नहीं है, तो उसको और भी चीजें आप सिखाना चाहोगे तो सीख लेगा। 32 साल की लड़की लड़के में मेमोरी फुल हो चुकी है, अब उस मेमोरी कार्ड में कुछ भी भरा हो, चाहे अच्छी चीज भरी हो चाहे वायरस भरा हो, अब उसी पे जीवन चलेगा। मेमोरी कार्ड फुल है, तो उसके गुण और उसके मेमोरी कार्ड में क्या भरा हुआ है ये भी आपको चेक करना पड़ेगा, वो उसके नेचर से क्लियर होगा। यानी कि इस आधार पे भी शादी करना उचित नहीं होगा कि दोनों के गुण मैच कर रहे हैं। गुण तो मैच कर रहे हैं, लेकिन मेमोरी कार्ड में अगर मटेरियल वायरस फुल है, वायरस भरा हुआ है, तो भी वो आपके जीवन को आगे नहीं बढ़ने देगा। इसका तरीका यही है कि गुण भी मैच कराइए, और कम से कम 90 दिन 90 डेज तक उस लड़के से उस लड़की से एक दूसरे से बातचीत करके उसके नेचर को समझिए कि उसका जो 16 साल का एक्सपीरियंस वाला टाइम है वो कैसा है। वो हमारे एक्सपीरियंस से मैच करता है, देन हम उसको प्रोसीड कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। जनरली होता क्या है, लड़की के भी दिमाग में 16 साल में सेव है कुछ ना कुछ। अब सेव में बहुत सारी चीजें आती हैं। सीरियल देखा, महाभारत देखा, रामायण देखा, दुनिया की लड़ाई झगड़े देखे, हमने कहीं काम किया, हम किस परिवार में रह रहे हैं, परिवार में क्या क्या कलाएं हो, ये सारी चीजें उसके दिमाग में सेव है। और आदमी के माइंड में जितनी फाइलें होती हैं वही फाइलें उसके जीवन में उपयोगी होती हैं।
फाइलें अगर गंदी आ गई, 32-35 साल का आदमी अगर दारू पीने वाला है, चोरी करने वाला है, गंदे काम करने वाला है, झूठ बोलने वाला है, ऐसी प्रवृत्ति अगर 32 साल की उम्र में दिख रही, तो आप समझ लीजिए वो उसका ग्राउंड है, वो रेयर केस में उसमें बदलाव आ सकता है, नहीं तो उसी के आधार पर पूरा जीवन चलेगा। यानी 32 साल का अगर कोई चोर है, 35 साल का कोई चोरा है, तो उसकी चोरी छुड़ाना संभव नहीं है। 32-35 साल का दारू पीने वाला आदमी है तो उसकी दारू खत्म कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो मानसिक रूप से मैच्योर हो चुका है। अब उसको लगता है कि किसी के समझाने का मेरे ऊपर कोई असर होने वाला नहीं, क्योंकि मेमोरी कार्ड में कोई स्पेस नहीं बचा। तो वो अपने गलत या सही काम के लिए पूरी तरीके से मैच्योर है, वो वही करेगा जो उसका दिमाग कहेगा। ऐसे में किसी लड़की के अंदर इतनी पावर नहीं होती कि वो शादी 32 साल की उम्र में करके जाए तो एक आदमी का ड्रिंक छुड़ा पाएगी, एक आदमी का चोरी बंद करा पाएगी, एक आदमी का झूठ खत्म कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। तो तरीका यही है कि जैसी लड़की है, जैसी जिस सोच की लड़की है, उस सोच का, उस विचार का आदमी आपको ढूंढना पड़ेगा। और वो तभी संभव है जब 90 दिन तक उससे 90 दिन या 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने प्रॉपर बातचीत की जाए। बातचीत से ही उसके विचारों का आइडिया लग सकता है, वो झूठा है, चोर है, फ्रॉडिया है, कैसा है। उसके बाद आप सोच सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है झूठे आदमी शादी नहीं हो सकती, फ्रॉडिया शादी नहीं हो सकती, हो सकती है। पहले आप ये जज कर लो कि फ्रॉडिया होने के बाद भी मेरे को अच्छा लग रहा है, नहीं, पॉजिटिव वाइब्स एक दोनों की आएंगी तो लोग फ्रॉडिया के साथ भी जीवन काट रहे हैं, चोर के साथ भी काट रहे हैं, दारू पीने वाले के साथ भी काट रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ चीजें उसके अंदर ऐसी हैं जो पॉजिटिव हैं उस महिला के लिए, इसलिए वो रिलेशन चल रहे हैं। तो अगर 3 महीने 4 महीने बात करने पे अगर पॉजिटिव वाइब्स एक दूसरे में आती है, पॉजिटिव वाइब कैसे चेक कर सकते हैं? लड़का अगर बुरी बात बोल रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, फिर भी लड़की को अच्छा लग रहा है, और लड़की की बुरी बातें, झूठ बातें बोलने पे, सुनने पे लड़के को अच्छा लग रहा है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव वाइब्स हैं। अब इसके बाद आप गुण मैच करा लीजिए। तो पहला ग्राउंड है गुण मैच कराना, दूसरा ग्राउंड है उसके एक्सपीरियंस को के हिसाब से उसके नेचर को समझना, तीसरा ग्राउंड है क्या वो लड़का और लड़की डिसीजन मेकर हैं या नहीं, क्या 32-35 साल के उम्र में भी जीवन चलाने के लिए उनको किसी और की सलाह की आवश्यकता पड़ रही है, क्या वो अपनी पत्नी के साथ रहने के लिए, पत्नी के साथ खुश होने के लिए, पत्नी की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए और किसी से पूछते हैं, मम्मी पापा या किसी से भी अगर पूछ करके उस बीबी की जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं, वो भी रिश्ते नहीं चल सकते। 32 साल की उम्र में पहले के जमाने में एक आदमी के 5-6 बच्चे होते थे, आज शादी हो रही है और उसके बाद वो मम्मी पापा से पूछ करके अपनी पत्नी को घुमाने ले जा रहा है, तो वो आदर्शवादी नहीं है, डिसीजन मेकर नहीं है वो। अगर आप सोचते हो बहुत आदर्शवादी है माँ बाप से, ना, ऐसा कुछ नहीं है। उसके अंदर डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बीबी उसको उल्टा बोल रहे तो वो मम्मी पापा से शेयर कर रहा है, डिसीजन मेकर नहीं है। उसका जवाब आप खुद दो और ये मान के चलो कि हमारी बीबी बोल दिया होगा, उसको समझाओ जो समझ में आता है, चाहे डांट के समझाओ, चाहे प्यार से समझाओ, जैसे समझाना चाहते हो। लेकिन ये नहीं सोच सकते, क्यों? क्योंकि आपके दिमाग को अगर कोई तीसरा बंदा ऑपरेट करेगा तो आपका रिश्ता नहीं चलेगा। तो ये तीसरा पॉइंट है कि उसका डिसीजन मेकर होना आवश्यक है। अब चौथा पॉइंट है कि कभी कभी आपके ग्रह नक्षत्र भी गुण भी मैच कर रहे हैं, दोनों का नेचर भी अच्छा है एक दूसरे के लिए। तीसरा, दोनों डिसीजन मेकर भी हैं, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। फिर ये प्रॉब्लम्स आ सकती है कि कभी कभी आपके ग्रह नक्षत्र भी खराब हो जाते हैं और 2, 3, 4 साल, 5 साल के लिए खराब हो सकते हैं। तो उस टाइम में जब ग्रह नक्षत्र खराब है तो आप कुछ नहीं कर सकते।
किसी को आप ब्लेम नहीं कर सकते। तो आपको पेशेंस से उस टाइम को आपको ये सोचना चाहिए कि हमारे दोनों की सोच मैच कर रही है, गुण भी मैच कर रहे हैं, हम एक दूसरे के लिए डिसीजन भी ले सकते हैं, लेते हैं। तो फिर हम दोनों में इस तरीके की, हम एक दूसरे को देख करके अंदर क्यों परेशान होते हैं कि मेरे को अच्छी नहीं लग रही है, मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, उसको भी लग रहा है ये आदमी अच्छा नहीं है। ये इस तरीके के अगर मानसिक विकार पैदा हो रहे हैं, इसका मतलब हो सकता है कि आपका कुछ ग्रह नक्षत्रों का टाइम खराब चल रहा हो। तो उसको कोई सॉल्व नहीं कर सकता। ग्रह नक्षत्र आपके खराब हैं तो पूजा पाठ आप कर सकते हो, वो कम हो सकता है लेकिन खत्म नहीं हो सकता। तो आप कहीं बाबा के पास जाने लगे, पूजा पाठ आप खुद कर सकते हो। जिस ग्रह का दोष चल रहा है उस ग्रह की पूजा कर लो, कुछ शांति मिल जाएगी। कुछ कंप्लीट शांति नहीं मिलेगी तब तक जब तक वो ग्रह दोष वहां से हटेंगे नहीं। वो एक टाइम के बाद हटेंगे, तब तक आपको पेशेंस बना के रखना चाहिए। ये 5 ग्राउंड ऐसे हैं जो समझ करके अगर हम शादी को प्रोसीड करते हैं तो सेपरेशन की उम्मीदें कम हो सकती है, तलाक कम हो सकते हैं। ये सारे ग्राउंड अगर आप अपने लाइफ में लेके चलते हो, शादी देखते समय, शादी करते समय, तो आपकी समस्याएं कुछ हद तक सॉल्व हो सकती हैं। ये कि जीवन में रिलेशन चलेगा या सेपरेशन होगा। तो मेरा तो ओपिनियन यही है। और इस पे अगर छोटे से एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहूं तो ऐसे समझ लो कि अगर नेचर के विपरीत, जैसे न लड़की बुरी होती न लड़का बुरा होता है, जब भी आप नेचर के विपरीत काम करेंगे आपको समस्या मिलेगी, 100% समस्या मिलेगी। जैसे एक छोटा उदाहरण है कि अगर एक बंदरिया की शादी एक सियार से करा दी जाए, दोनों का नेचर डिफरेंट है, तो क्या होगा? बंदरिया अच्छे सूट में पहन करके पेड़ पे ही आपको मिलेगी। अब सियार लाख अगर चाहे कि हमारे साथ चले तो नहीं चलेगी, दोनों में प्रॉब्लम आ गई। अब वो जो बंदर है, फीमेल बंदर है, उसका पक्ष आ गया और सियार का पक्ष आ गया, दोनों में चर्चा हो रही है। तो दोनों में चर्चा कभी नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो उसके पक्ष की बात करेगा तो वो यही कहेगा कि आपके इस सियार में इतनी पावर ही नहीं, इतनी योग्यता ही नहीं, ये पेड़ पे चढ़ सके, उसका क्या दोष है? वो चढ़ जाती है तो चढ़ जाती है, आप भी चढ़ो। वो नहीं चढ़ सकता, उसका नेचर दूसरा है, वो कहता है मेरे साथ चलो। यानी सियार पक्ष का आदमी वो बात करेगा, वो अपने पक्ष की बात करेगा, बंदर अपने पक्ष की बात करेगा, लेकिन कभी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। सॉल्यूशन सेपरेशन ही है। उस बंदर का शादी बंदर से कर दी जाएगी तो प्रॉब्लम खत्म हो गई, अब किसी पार्टी की आवश्यकता नहीं है। उस सियार की शादी सियार से कर दी जाए तो पार्टी की आवश्यकता नहीं है, किसी विचार विमर्श की, किसी सेटलमेंट की आवश्यकता नहीं है संभवतः। और फिर भी अगर पड़ती है तो वो एक दूसरे के नेचर को समझते हैं, वो उस डिस्प्यूट को सेटल कर सकते हैं बेसिक लेवल पे, कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि वो सेपरेशन तक नहीं पहुंचेगा, वो लोग समझा ले जाएंगे। उसी तरीके से शादी विवाह में अगर मिसमैच हुआ, थोड़ा बहुत तो मैनेज हो जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा अगर मिसमैच है तो उसके आधार पे शादी नहीं करनी चाहिए। अब मिसमैच कौन ढूंढेगा? माँ बाप नहीं ढूंढ पाते। 32 साल में, 34 साल में शादी अगर हो रही है तो लड़की लड़के को ही ढूंढना चाहिए, माँ बाप को नहीं ढूंढना चाहिए। माँ बाप तो सिर्फ एक जिम्मेदारी लिए हैं कि हम 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख रुपए खर्च करके अपनी लड़की की शादी करोड़पति के यहाँ कर देंगे, IAS के यहाँ कर देंगे, PCS के यहाँ कर देंगे, CA के यहाँ कर देंगे। मतलब इस तरीके की मानसिकता वो लिए पैसा इकट्ठा के टाइम का इंतजार कर रहा है। वो किसी की मानसिकता को नहीं चेक कर रहा है, सिर्फ एक बात चेक कर रहा है, ये PCS है, 1 करोड़ चाहिए, दे दो। ये लड़की डिसाइड कर पाएगी कि हमारी सोच उससे मिलती है कि नहीं। तो अगर टाइम चेंज हुआ है तो उस शादी विवाह की कुछ लक्षण भी चेंज होंगे जिससे कि हम सही डिसीजन ले पाए। तो मेरा ओपिनियन यही है कि हम पहले अगर इस एज में शादी कर रहे हैं तो हम एक दूसरे के विचारों को समझें और ये मान के चलें कि क्या हम एक दूसरे के विचारों में पॉजिटिव हैं या नहीं है। क्योंकि न लड़का बुरा होता है, कोई पक्ष बुरा नहीं होता, दोनों की सोच मैच नहीं करती है। और सोच कोई कैलकुलेशन का विषय नहीं है,
पॉजिटिव वाइब्स आना, ये मैंने भी महसूस किया है अपनी लाइफ में। मैंने लोगों को देखा है, बहुत लोग ऐसे हैं जो अच्छी पोजीशन पे हैं, अच्छी पर्सनालिटी है, लड़की बहुत स्मार्ट भी है, लेकिन कुछ कारण ऐसा जो आपको नहीं समझ आ रही है। अब वो कारण कोई पूछेगा तो आप बता नहीं पाओगे, लेकिन नहीं समझ, क्योंकि पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही। एक लड़की बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, बहुत स्मार्ट भी नहीं है, लेकिन उसके साथ आप कंफर्ट फील कर रहे हो बातचीत में, इसका मतलब पॉजिटिव वाइब्स हैं। तो जब तक हम इसको चेक नहीं कर लेते, इसका चयन नहीं कर लेते, हमें शायद प्रोसीड नहीं करना चाहिए। इसी से आप बच सकते हैं। ये छोटी मोटी टिप्स हैं, ये तरीके हैं जिससे कि हम इसके प्रिकॉशन में हम आगे बढ़ सकते हैं और शादी को प्रोसीड कर सकते हैं। अन्यथा हम जो ये फेस कर रहे हैं ये हमारे साथ निरंतर बढ़ता रहेगा, क्योंकि आधुनिकता का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो जो चेंज हुआ है हमें उस पे इन सब चीजों का ख्याल रख करके अगर आगे बढ़ना होगा तो शायद इसकी संभावनाएं कम हो सकती हैं या खत्म भी हो सकती हैं। तो साथियों, अगर आपको भी ये विचार अच्छा लगा और इस विचार से अगर आप सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय व्यक्त करें, और अगर अच्छा लगता है ये वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा सोशली इसको शेयर करें, जिससे कि लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल पाए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।